फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिर फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक बार फिर लेके आए हैं आपके लिए गेस्ट कॉर्नर। हमारे पास बहुत 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 ज्यादा सवाल आ रहे थे कि किसी ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए कि जो खुद माशाल्लाह से ऑनलाइन भी काम करना जानते हो और अच्छे फ्रीलांसर भी हो, और इनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो चले चलते हैं और मिलते हैं अपने आज के बेहतरीन पर्सनालिटी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहेंगे कि सुनने वाले चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा, कि आप क्या करते हैं और किस तरह से, तो आप प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो PFFB का राबेल पीरज़ादा का बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। बिफोर आई गो टू इंट्रोडक्शन, कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ऑन द न्यू बिल्डिंग, और अल्लाह करे कि ये आपके लिए मज़ीद कामयाबियाँ लेके आए। थैंक यू सो मच। तारुफ, जैसा कि आपको कल परसों से मिस राबेल पीरज़ादा के मुख्तलिफ चैनल से पता चल रहा है, नाम मेरा है मोहम्मद शबीर अवान। डॉक्टर का टाइटल मेरे साथ लगता है क्योंकि मैंने कुछ सफ़े काले करके एक कहने को डिग्री दे रखी है जिसको कि डॉक्टर ऑफ फिलासफी कहते हैं, और मौजूद था इंटरनेशनल रिलेशंस। उसमें जो मैंने थीसिस किया वो डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशंस इन दी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर किया। मैं एज अ रिसर्च फेलो जॉब कर रहा हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इंटरनेट गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, एशिया पैसिफिक रीजनल इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, एशिया पैसिफिक स्कूल इंटरनेट गवर्नेंस, पाकिस्तान स्कूल इंटरनेट गवर्नेंस, इस तरह के इनिशिएटिव्स में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल राइट्स के हवाले से वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ जो पॉलिसी रेलिवेंट सर्कल्स हैं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT, PTA, स्टेट बैंक जैसे इदारे हैं, HGC, इसमें भी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की अवेयरनेस और उसमें डिजिटल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए वॉलंटियर काम करता हूँ। तो थैंक यू सो मच शबीर। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आज का गेस्ट कॉर्नर होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितने माशाल्लाह से ये मोटिवेटेड खुद हैं और इतने ही बेहतरीन ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो वेल शबीर, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं पूरे पाकिस्तान से, जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये क्योंकि हमारे लिए सबके सवाल जो है वो सर आंखों पे हैं, तो आई विश, मैं भी ये चाहूंगी कि आप खुले दिल से बच्चों जितने भी लोग हैं उनके सवालों को मतलब सुनेंगे भी सही, और उनके जवाब भी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि आपको ईमानदारी के साथ बिल्कुल जी। ओके जी, सबसे पहला सवाल, जैसे ही हमने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे डाला तो सबसे पहला सवाल हमें ये आया कि डॉक्टर शबीर अवान से कहें कि अपनी आपकी कामयाबी का क्या राज है, अपनी इस कामयाबी का राज हमें बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये आया। सबसे पहले ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, कामयाबी का राज। पहले तो कामयाबी को डिटरमिन करना पड़ेगा कि क्या मैं कामयाब भी हूँ, और कामयाब है तो अब यहाँ है। अगर आप मुझे ये तस्लीम कर लें कि मैं कामयाब हूँ तो उसमें शायद कुछ लोग कहेंगे कि मेरी मेहनत है, लेकिन मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की रहमत और नेमत के बाद जो कामयाबी है वो दैट इज एट्रीब्यूटेड टू माय पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड वंडरफुल टीचर्स। सो मेरे ख्याल से अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो इर्द गिर्द के जो मेरे लोग हैं जिनकी वजह से मैं जो सर्कल है, सोशल सर्कल, दैट इज द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ जिनका ताल्लुक रहता है मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ मामलात में, और उनके जरिए से मुख्तलिफ कामों को कामयाबी से सरअंजाम दे पाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एक और सवाल आया है, ये गांव से आया है। उन्होंने कहा कि जी जो लोग शहर में रहते हैं उनको तो अच्छी फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ लेते हैं और अच्छी तालीम भी मिल जाती है। हम जो गांव में रहने वाले होते हैं हमें सरकारी स्कूलों से पढ़ने को मिलता है और इतने वसाइल भी नहीं मिलते। तो क्या आप ये बताएं कि क्या कोई सरकारी स्कूल से पढ़ के भी कामयाब हो सकता है? बिल्कुल जी, मुख्तसर जवाब बिल्कुल हाँ। और अगर दोस्त ये सोच रहे हैं कि मैं अगर इस्लामाबाद में आज बैठा हूँ राबेल पीरज़ादा के साथ तो मेरा ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही होगा, तो नहीं, मेरा ताल्लुक जिला कुशात के इलाके वादी सूंस केसर एक गांव मकड़ूमी से है। छोटा सा गांव है और उस गांव के अंदर अपना स्कूल भी नहीं है। बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे वालिद ने ये फैसला किया कि उन्होंने मेरी तालीम के लिए, मेरे बड़े भाई हैं वो भी बुलाए हैं क्योंकि
तो हम लोगों की तालीम के लिए उन्होंने आप उसको हिजरत कह सकते हैं। He decided to move on to Rawalpindi और उसके बाद मेरी जो एजुकेशन है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से है, गवर्नमेंट कंदील इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज से मैंने एफए और बीए किया। उसके बाद इसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने एमए इंग्लिश किया और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में किया। तो ये सारे के सारे इदारे सरकारी इदारे हैं, कोई इसमें प्राइवेट इदारा नहीं। जबरदस्त। देखें शबीर अवान ने कितनी अच्छी बात की कि अगर आपने मेहनत आप करते हो और आप में जज्बा एक लगन हो आगे बढ़ने का, तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कुछ मैटर नहीं करता आपके लिए। अच्छा जी, एक और हमारे पास आइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं और हमारे गांव में बेतहाशा तादाद जो है नाबीना अफराद की है। हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज का ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, लेकिन हम जब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम उन तक पहुंचे। और हमारे घर वाले भी इतने एजुकेटेड नहीं है कि हमें बाहर किसी और शहर में पढ़ा सके या हमारे लिए कुछ एग्जाम कर सकें। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए जो कि हम लोग गाँव में स्टक हैं। इसमें कुछ आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं, कुछ आपके साथ जैसे कि मैंने बताया आपका सर्कल तो आपको सपोर्ट करता है। तो और आजकल के दौर में मेरा जो तालीम हासिल करने का दौर था वो लेट 80s और अर्ली 90s का था, जिसमें कि मैं अर्ली एजुकेशन हासिल कर रहा था। ये वो वक्त था कि जब बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंटरनेट उस वक्त इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था, अभी पहली कम्युनिकेशन हो रही थी इंटरनेट के ऊपर। तो आजकल के दौर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आज आपका ये प्रोग्राम, अगर आपको क्वेश्चन मुझे यकीन है कि गांव से आ सकता है, बिल्कुल, तो यकीनन ये प्रोग्राम भी गांव में देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है। उन तक शहर की रसाई मौजूद है या उनकी रसाई शहर तक हो गई है जिस जरिए से भी हुई है। अब सवाल ये है कि उसको चैनलाइज कैसे किया जाए। उसको चैनलाइज मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। फॉर्मल एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए पंजाब के लेवल तक तो मेरे नॉलेज में है कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल तक भी आपको इदारे मिल जाते हैं स्पेशल एजुकेशन। और उसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें मेरा पर्सपेक्टिव भी यही है कि हायर एजुकेशन में हमें स्पेशल इंस्टीट्यूट की बजाय जनरल एजुकेशन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी और स्किल्स भी सीखने की जरूरत होती है। तो मेरे ख्याल से लोगों को कोशिश करनी चाहिए, और जो थोड़ी सी एज जिन लोगों की ज्यादा हो गई है उनके लिए मसला ये है कि वो YouTube से मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करें। चैनल्स हैं, आपको इस तरह के लर्निंग चैनल्स मिल जाते हैं। ये रावेल पीरज़ादा का चैनल, PFUB का जो चैनल है, ये जहाँ पे जो डिस्कशंस हो रही हैं ये सारे के सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं। तो इनके जरिए से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को हासिल करके बिट्स एंड पीसेस को इकट्ठा करके आप अपने लिए एक बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त शबीर, इन्होंने कितनी अच्छी आपसे बात की है कि देखिए ये चीज मैटर नहीं करती, आपने कुछ करने का जज्बा हो तो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। वाकई जब आप ये क्वेश्चन गांव से यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो तालीम क्यों नहीं। ओके जी, और वैसे भी आपको बताया कि PFUB ऑडियो वर्ल्ड की बुक से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। और शबीर जैसे आप खुद भी जानते हैं कि आफ्टर ब्लाइंडनेस में कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो उस वक्त मैंने भी यहाँ की ऑडियो कैसेट से ही अपनी तालीम मुकम्मल की। और मैं भी यहाँ पे एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ और इस टाइम पे एज एन एंकर शबीर अवान का जो है मैं इंटरव्यू भी ले रही हूँ। अच्छा शबीर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरव्यू लेते हुए। स्पेशली सवालात जो हैं वो हर तरह के हैं, पर्सनल भी हैं और ऑफिशियल भी हैं। तो अगर आप हमें परमिशन दें तो कुछ और लोगों ने हमसे कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्या हम पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल जी, पूछिए। आप कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे और साफ जवाब दिए जाएं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। हमने ये सुना है कि सिर्फ ब्लाइंड को ब्लाइंड से शादी करनी चाहिए, या ब्लाइंड और साइटेड की शादी होती है तो गुजारा नहीं हो पाता। तो क्या आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, या आप शादीशुदा हैं, या आप इस बारे में हमें क्या कहना चाहेंगे? ये भी हमें किसी मतलब इस तरह से अंडर जो इस तरह के कंस्ट्रक्ट जो इलाके हैं वहां से हमें इस तरह के रिमोट एरिया से भी ये भी मैसेज आया है हमें सवाल। देखें, पहली तो बात ये कि कोई क्वेश्चन इज नॉट अ बैड क्वेश्चन। जी, कोई सवाल है, सवाल अगर होगा तो जवाब आएगा, बिल्कुल जवाब आएगा तो हम आगे बढ़ सकेंगे। और दूसरी बात है कि कोई आपको इस काबिल समझ जाए तो आपसे इस तरह के सवाल, आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप इससे ऐसे सवाल पूछे ना। जी, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल नहीं है ये तो। जी, मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसको ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट ना कहें रावेल, जी, तो हैप्पीली मैरिड कह सकती हैं आप मुझे। और मेरी जो वाइफ हैं, मिसेज हैं, वो साइटेड हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक Good. बेटी और एक बेटा, तो दोनों भी माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, विद नो इम्पेयरमेंट्स। फिट तो मैं भी हूँ, मैं आपको
कंसिडर करता हूँ, लेकिन सोसाइटी जो है वो जी। लेबल लगा देती है, तो उनकी कोई किसी किस्म की इम्पेयरमेंट नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो फैमिली थी उसमें हम 2 ही भाई जी, जी। ब्लाइंड थे, तो इसके अलावा जो हमारी सारी फैमिली है उसमें कोई किसी किस्म की डिसेबिलिटी की तरह की केस हिस्ट्री नहीं थी। हम्म, तो और मेरे जो भाई हैं उनकी भी फैमिली माशाल्लाह से ठीक है, साइटेड है। और अब ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर चला जाता है, और अब सवाल क्योंकि आया है तो बियर विद मी, जवाब भी उसके लिए थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन में जाना पड़ेगा कि शादी साइटेड से करनी चाहिए या ब्लाइंड से करनी चाहिए। मेरे ख्याल से शादी के लिए फैसला कि साइटेड से हो या ब्लाइंड से हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज के जो साहिब या साहिबा साहिब या साहिबा से शादी कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपकी सबसे पहले कोई कंपेटिबिलिटी है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ आमतौर पे 2 तरीकों से शादियाँ होती हैं, जी। अरेंज मैरिज होती है, और अगर हम थोड़ा सा फ्रीडम और लिबरलिज्म की तरफ चले जाएं तो लव मैरिज होती है। तो अरेंज मैरिज में थोड़े से इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं कि जिसमें अगर ब्लाइंड की साइड के साथ शादी करनी चाहिए। अब मेरी बाय द वे अरेंज मैरिज ही है। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी आपसे। जी, लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इश्यूज जहाँ पे वो हमारे गांव में मिसाल दी जाती है कि जहाँ पे 2 बर्तन भी होते हैं तो वो आपस में टकरा जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहना कि शादियां चल नहीं सकती, ये इंसान के लिए कोशिश करना इंसान के हाथ में होता है। और मेरे हिसाब से अगर साइकिल के साथ शादी की जाए तो चल सकती है, और अगर ना चलनी हो तो ब्लाइंड के ब्लाइंड से भी शादी नहीं चलती। अच्छा जी, उन्होंने आपसे दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने इश्यूज हैं, इसके ऊपर मेरे ख्याल से अलग से प्रोग्राम हो सकता है। इस वक्त मैं जवाब इतना ही रखूंगा। ठीक है। फिर भी आपस कोई उधर में ऐसे सवाल है या मैं आगे चलूं? जी, वेलकम गैरी को चोलिस्तान से। अच्छा, डिसेबल चोलिस्तान से। थैंक यू जी। और कोई सवाल है अभी हम आगे चलें? अच्छा जी, एक उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या बीइंग अ मैरिड पर्सन, उन्होंने कहा अगर आप मैरिड हैं तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं? ये सवाल मेरे ख्याल से मेरी फैमिली से पूछा जाए अगर ज्यादा मुनासिब होता। Okay. तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह ताला इस जिम्मेदारी में, ज़ाहिर जो एक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने ली हुई है, इसमें कामयाब करे अल्लाह ताला। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जितना बेहतर तरीके से इस जिम्मेदारी से उतना बड़ा हो जाए। अच्छा जी, सवाल जैसे से मुझे आए थे मैं वैसे से लिखती जा रही थी, तो अब आपस एक सवाल आया है कि क्या हम ब्लाइंड लोग ऑनलाइन जॉब या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? और इसी तरह का सवाल मुझे तकरीबन 25 लोगों ने कहा है, तो मैंने इसको एक ही में इसको कलेक्ट किया है। अच्छा, इसको ना मुख्तसर जवाब है हाँ। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ जी। और क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है इस क्वेश्चन की, तो आप बिल्कुल। 3 मिनट दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन जॉब्स में मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं ऑनलाइन जॉब की। एक तो ये है कि आप जैसे आजकल हम रिमोट वर्क करते हैं, बिल्कुल। वो भी एक शक्ल है रिमोट ऑनलाइन जॉब की। अगर हम यहाँ पे आज आपसे बात कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक शक्ल है ऑनलाइन जॉब की। अब इसमें अगर मुख्तलिफ किस्म के जो इंटरव्यूज होते हैं, चैनल होते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज चार्ज भी करती हैं, although के हम दोनों, मुझे पता है कि ना आपको इस इंटरव्यू करने की कोई पेमेंट मिल रही है ना मुझे मिल रही है, तो लेकिन कुछ चैनल इस तरह के भी हैं जो बहुत मशहूर चैनल होते हैं, तो पर्सनैलिटीज उन चैनल्स में जाने के भी चार्ज करते हैं। बिल्कुल ऐसा। बट बिफोर दैट आप उस स्टेज के ऊपर आए कि जब आपको चैनल्स बुलाएं और आपकी एक्सपर्टीज से इस्तेफादा करें और आपको पे करके बुलाएं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल के लिए आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, बिल्कुल। और ओपन बॉक्स, वो जो बॉक्स ओपन करके दिखा रहे होते हैं। जी 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 जी। तो ये जो यूट्यूबर्स, आपके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एडवर्टाइज करना किसी भी प्रोडक्ट को, जी, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंपनी जो होती हैं वो फ्री में भेजती हैं इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को कि आप हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। अब एक यूट्यूबर अगर उसके चैनल के ऊपर 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन फॉलोअर हैं, तो यकीनन कोई भी कंपनी उसको एक छोटी मोटी प्रोडक्ट, आईफोन या इसी तरह कोई और फोन देगा, उसके लिए कोई इतना मसला नहीं होगा। उसके लिए फ्री पब्लिसिटी है, 5 मिलियन यूजर एक वक्त में जाके देख लेंगे कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। तो आई विश के राबेल की ज्यादा कभी ये जो चैनल है ये 8000 से 8 मिलियन तक जाए, तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं।
अच्छा, वैसे पहले शबीर थोड़ा सा आप कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप जैसे कह रहे हैं कि सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और सेलिब्रिटीज चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे साथ फिलहाल हो ये रहा है कि हमें पिछले 4-5 सालों से जितने भी टीवी एंकर वाले आते हैं ना, तो जब मैं उनसे कहूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती, तो आगे से बोलते हैं कि मैम आपका एक इंटरव्यू करने के हमें 2 से 3 हजार मिलते हैं, और समटाइम जितना ज्यादा आपका लंबा इंटरव्यू होगा तो हमें 5,000 में मिलते हैं। तो यानी कि ये भी एक चीज चल रही है। तो खैर मैंने भी उनको ये कहा कि वी आर वैसे ही सोशल वर्कर है, तो ठीक है जी, अगर हमें तो नहीं मिल रहे, आपको पैसे मिल रहे तो आप ले लें। तो ये भी चीज है। लेकिन पहले आपसे मैं यही पूछूंगी कि ऑनलाइन कैसे जॉब की जा सकती है, कुछ और तरीके और फ्रीलांस। अब मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ। देखें आजकल अब ऑनलाइन जॉब सिर्फ फ्रीलांसिंग आप नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ ये कह देना कि मेरे पास कंप्यूटर होगा तो मैं जॉब शुरू कर दूंगा। उससे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कि आपकी स्किल्स क्या है। फ्रीलांसिंग आप करते हैं, फ्रीलांसिंग बड़ी एक सेडक्टिव किस्म की टर्म लगती है, लेकिन उसके लिए आपकी अपनी स्किल्स क्या है। क्या आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, क्या आप अपनी ग्राफिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप ऑनलाइन जॉब्स तलाश करते हैं। एक जॉब जो हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके पास हैं थोड़ी बहुत, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम है या ज़्यादा है, तो मार्केट्स जो होती हैं जैसा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, मैं खुद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग भी करता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ऑनलाइन बैठे बैठे आप अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चीज़ें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल की जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हत्ता के क्रिप्टो करेंसीज में भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट डिस्क्लेमर ये है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में जाने से पहले आपको बिजनेस स्ट्रेटजीज आनी चाहिए और बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होता आपको तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। ओके जी, तो वेलकम बैक। थोड़ा सा वही है कि कुछ सिग्नल्स के इश्यूज आ रहे थे, तो इसलिए हमने कहा पहले हम उसको देख लें और फिर कंटिन्यू करें। सीरियसली टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड शबीर साहब, आपको भी आई विश कि अच्छा ही लग रहा हो हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर। जी जी बिल्कुल, मैं इन सवालों को एंजॉय कर रहा हूँ और बात को अगर कंटिन्यू करें तो ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से अमेज़न और अलीबाबा इस तरह की मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो फ्री ड्रॉप शिपिंग और इस तरह की जो जॉब्स हैं ये भी की जा सकती हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ की समझ आ रही है और आपके पास स्किल्स क्या है। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा कुछ आपने जैसे बताया कि आप खुद एक फ्रीलांसर हैं, आपके पास मतलब बहुत सारे आपके पास फ्रीलांसिंग के आप तरीकाकार जानते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी जैसे कि हमारे पास हर क्वेश्चन कॉर्नर में मतलब फ्राइडे को हमारा क्वेश्चन कॉर्नर भी होता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के, इवन न्यूज़पेपर जो आर्टिकल लिखवाते हैं उनको भी पे किया जाता है। तो और मुख्तलिफ किस्म की कंटेंट राइटिंग की जॉब्स आती हैं। इसी तरीके से अगर आपको ग्राफिक एडिटिंग आती है, आप अच्छे कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं, ग्राफिक को एडिट कर सकते हैं, तो उनकी जॉब्स आती हैं। अगर आपकी वीडियो एडिटिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आपको उससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स कहाँ आती हैं, कहाँ कौन सी वेबसाइट्स को हम देखेंगे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसके लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑनलाइन मार्केट सर्च करनी पड़ती हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स इस तरह के बने हुए हैं जहाँ पे के जो आपको मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं। अगर आप गूगल पे जाएं, गूगल आपके लिए बहुत आसान काम कर देता होता है कि अगर आप सर्च करें कि जॉब्स रिलेटेड टू वीडियो एडिटिंग, अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक स्किल सेट सर्च करेंगे, जॉब्स फॉर कंटेंट राइटिंग मिसाल के तौर पे, जॉब्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑनलाइन जॉब्स इन इंग्लिश टीचिंग, ऑनलाइन जॉब्स इन इस्लामिक स्टडीज टीचिंग, ऑनलाइन जॉब्स इन कुरानिक टीचिंग, ऑनलाइन लोग बाहर यूके यूएसए में नाइट टाइम पे लोग अगर साइटेड लोग ये काम कर सकते हैं, कुरान पाक बच्चों को पढ़ा के जॉब अगर अपनी एक लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, तो ब्लाइंड लोग क्यों नहीं कर सकते, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको उस तरीके का रेलिवेंट फोरम प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। अब इसमें जो कैच आता है ना, कैच ये आता है कि आप हम बहुत ज़्यादा जनरलाइज चीज़ें समटाइम्स सर्च करना शुरू कर देते हैं। अपनी स्किल्स को देखे बगैर, सोचे बगैर हम कहते हैं कि जी हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए और शॉर्टकट से हमें कोई काम करना शुरू कर दें और हम जॉब लग जाएं। मेहनत, एफर्ट यकीनन करनी पड़ती है और ये एफर्ट शर्त है आपके लिए। और उससे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो है उस एफर्ट में और जो बुनियादी हैसियत रखती है किसी भी स्किल के लिए, किसी भी काम के लिए, वो है आपकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है।
मैट्रिकुलेशन के बाद आप जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन है, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उस लेवल के ऊपर, बल्कि आजकल मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको ये भी इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ICS करें, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ें। बाहर, पाकिस्तान से बाहर ब्लाइंड लोग और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बाकी डिसेबल लोग तो वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन इवन ब्लाइंड लोग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं। वेब ऑडिटिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत इमर्जिंग मार्केट स्थान जॉब दे देगा। तो आई एम सॉरी टू से कि इस तरह की स्किल सेट के साथ, इस तरह की एजुकेशन के साथ तो आपको टेलीनॉर पाकिस्तान में जॉब मुश्किल से मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर होगी भी तो कोई एक आधी सीट निकल सकती है कि कहीं पे जी कोई इमाम मस्जिद की इस तरह की कोई जगह निकल आए। जी ऐसे ही है। ओके जी शबीर, इससे रिलेटेड शायद हमारे पास क्वेश्चन है। फिर भाई आगे आपके उसके क्वेश्चन है, ये आगे चलें। ओके जी, ये पॉलिसी से रिलेटेड एक सवाल आया है, ये गिलगित बल्तिस्तान से हैं और एक सवाल हमें बलोचिस्तान से आया है। इन्होंने ये कहा है कि जैसे घर वाले जो हैं ब्लाइंड बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, ठीक है, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका बुरा सलूक करते हैं, मतलब वो हमें बिल्कुल जानवरों की तरह। हमारे लिए कोई ऐसा कानून बना हुआ है कि हम कानून की हेल्प ले सकें और हमारे साथ ये बुरा सलूक ना किया जाए? बिल्कुल जी, ये अनफॉर्चुनेट है और माशरा जो होता है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और उसकी जो ट्रीटमेंट है, समटाइम्स बहुत रूथलेस किस्म की ट्रीटमेंट भी हो जाती है कुछ लोगों के साथ, अनफॉर्चुनेट सीन होता है। इस तरह के कवानीन यकीनन हैं और आपको हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ जो कवानीन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, कानून तो यकीनन है ICT राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए नहीं, ये तो जनरल भी आप किसी भी सोसाइटी में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो उसमें आता है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, वो आपसे आपकी स्टेट को, आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये बाउंड करता है कि ये राइट टू लिव, मतलब उनको एक अच्छी डिसेंट ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना, ये तो आपके बुनियादी हकूक में से है। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज से कतई नज़र किसी भी इंसान को अनफॉर्चुनेटली, मतलब खुदा न खास्ता जानवरों की तरह ट्रीट करना, ये तो किसी तरीके से किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो वो किधर जाएं, क्या करें? उनके लिए मुख्तलिफ चैनल्स हो सकते हैं। आपके यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सबसे पहले आपका थाने कचहरी का सिस्टम है, अब वहां तक पहुंचना भी एक मसला होता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपके पास जो भी चैनल है, उस चैनल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कंप्लेंट कहीं तक पहुंचाएं। और उसमें एक चैनल जो हो सकता है मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, आपको अगर कोई इशू है, फैमिली का इशू तो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, तो उसमें तो शायद थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं, मोहल्ला और वो वाली चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एक बहुत इजीली एक्सेसिबल फोरम है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज सोसाइटी से रिलेटेड। वेबसाइट बताएं, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। ओके, वहां पे मतलब ये लिखवा सकते हैं? जी, ये एक ऐप भी है इसकी, सिटीजन पोर्टल के नाम से। ये पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके तौर में शुरू हुआ था जी, और इसमें मुख्तलिफ इदारों के हवाले से अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि ये दो लोगों के सवाल आए, इन्होंने किसी के थ्रू हम तक ये सवाल पहुंचाया है कि मतलब दे आर टू मच वरी कि उनके यहाँ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो जैसा कि शबीर अवान ने आपको बताया कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे जो है, जैसे आपने किसी के थ्रू हमारे तक मैसेज पहुंचाया है, उसी तरह से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे जो है आप इसको अपना मसला इरेज करें। एंड आई विश कि आप लोगों का मसला बहुत जल्दी हल हो। उससे पहले सिटीजन पोर्टल से पहले मैं मशवरा यही दूंगा कि आपके जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, किसी तक ये पैगाम पहुंचाएं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तक किसी तरीके से पहुंचे, क्योंकि सिटीजन पोर्टल पे ये मसला ना होगा ना। देखिए, सिटीजन पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट करेंगे वो रेलिवेंट इदारे तक पहुंचेगी, क्योंकि सिटीजन पोर्टल में फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेंट का मेरे ख्याल से कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो उसके लिए जो सबसे क्विक, अगर कोई स्विफ्टली कोई चीज एक्शन में आ सकती है तो वो आपकी लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, जो आपका बेसिक पुलिस का निज़ाम है, थाने कचहरी का निज़ाम है। ऑफ कोर्स उसके हवाले से बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन और हेजिटेशन होती हैं, लेकिन वो स्विफ्टली, या अस्पताल हैं आपके जो लोकल DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे किसी डॉक्टर तक जो रेलिवेंट वहाँ पे MS है उस तक किसी तरीके से पैगाम पहुँचाया जाए। जिस तरीके से यहाँ तक सवाल आया है वहाँ तक भी सवाल जा सकता है और इशू जा सकता है कि ये फलां जगह पे ये बंदा है, इसके साथ ये इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है और इसको रोका जाए।
क्योंकि जो सिटीजन पोर्टल के जरिए से कंप्लेंट जाएगी वो शायद 5 दिन 10 दिन 15 दिन, तो इतने में तो शायद पता नहीं बंदे के साथ क्या कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। बट अगर ये लोकल इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिव हो जाए तो उसको शायद ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट किया जा सकता है। और कुछ इलाकों में इस तरह की हेल्पलाइंस भी क्रिएट कर दी गई हैं। जैसे पंजाब में विमेन हरासमेंट के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की हेल्पलाइन है, 1122 है। इसी तरीके से 1122 गालिबन कुछ और भी पाकिस्तान के इलाकों में चल रहा है। तो इस पे कॉल करके बताया जा सकता है कि जी मेरे साथ ये इशू आ रहा है, तो वो कॉल को भी इवन ट्रेस करके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आप तक पहुंच जाती हैं अगर इस तरह का जुल्म हो रहा हो। अच्छा शबीर, फिर से क्योंकि सवाल थोड़े से मैंने आगे पीछे करके लिखे हुए, तो आपको बार बार स्विच होके एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाना पड़ेगा। तो अब ये दूसरा सवाल आया है कि जी हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहीं कहीं पे भी हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये बता दें कि जॉब में और फ्रीलांसिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि नॉर्मली, और दूसरा बिजनेस क्या चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी पहले आप पैसे जमा करवाएं, फिर आप मेंबर बनाएं, फिर आप आगे मेंबर बनाएं, फिर उनको ट्रेनिंग दें। तो इस तरह की एप्स क्या रिलायबल होती हैं? एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कि कब हम ऑनलाइन जॉब के लिए ट्राई करते हैं जहाँ पे हमें पैसे नहीं मिलते तो वो हमारी काबिलियत को नहीं जज कर पाते। मतलब ये तकरीबन ये भी तो 10-12 एक ही सवाल थे जिसको मैंने क्रक्स किया आपके लिए कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बिजनेस, फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन जॉब। कोशिश करता हूँ कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है उसको वन बाय वन एड्रेस करूँ। पहले तो कि फ्रीलांसिंग और जॉब में फर्क। जॉब आप करते हैं 9 to 5, एक जॉब है 5 days a week, 5 days इवन ऑनलाइन भी हो तो उसकी कुछ टाइमिंग्स होंगी कि आपको या तो सर्टेन टास्क दिए जाएंगे कि ये टास्क है आपने कंप्लीट कर लेने हैं, इतने टाइम में करना है। यूजुअली जॉब ये होती है कि आपको एक टाइम पीरियड होता है जिसके दरमियान आपने जॉब करनी, वो काम करना होता है। वो कंपनी आपको, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपकी स्किल सेट्स के मुताबिक, अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, अगर आप ऑडिटर हैं, फाइनेंस में काम करना चाहते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड काम देते हैं आपको। फ्रीलांसिंग उसके अगेंस्ट ये होती है कि आपको टास्क दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने एक आईफोन बेचना है, उसके लिए मुझे एक एडवर्टाइजमेंट चाहिए। मैं कहता हूँ कि मिस्टर अबील, आप ये एडवर्टाइजमेंट, ये आईफोन 15 है मेरे पास, क्या आप इसको बेच सकती हैं? आप कहेंगे कि हाँ जी मैं इसके हवाले से आपको एडवर्टाइजमेंट बना देती हूँ। बेचना मेरा काम नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट किसी जगह पे लगा देंगे तो आपके पास कस्टमर आ जाएगा। तो ये टास्क बेस्ड जॉब्स जो आमतौर पे करते हैं, ये आप इसको फ्रीलांसिंग कह सकते हैं। इसी तरीके से कोई कंटेंट राइटिंग हो जाती है, कोई इस तरह की असाइनमेंट्स हो जाती हैं, कोई पेपर हो सकता है कि ये फलान मौजू के ऊपर पेपर लिख दिया जाए, मुख्तलिफ काम कर दिए जाए, तो ये एक फ्रीलांसिंग की जॉब हो सकती है। अब आपने अगला सवाल था कि बिजनेस क्या है। बिजनेस है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो आपने सेल करनी है। मिसाल के तौर पे कि जी आपने कहा कि आप आईफोन यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसके चार्जर लोग बहुत ज्यादा तोड़ देते हैं। तो मैं बाहर से, चाइना से चार्जर मंगवा लेती हूँ, उसके साथ केबल्स भी मंगवा लेती हूँ, बहुत सारे बल्क में उठा लिए, और बल्क में जब आप चीज़ उठाते हैं तो वो आपको थोड़ी सी कम कास्ट के ऊपर मिल जाती है। आप दूर से लेके आते हैं तो शायद जल्द थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है, और यहाँ पे लाके आप कहते हैं कि जी मैं इसको सेल करना शुरू कर दूँ। अब वो आप उसकी पैकेजिंग करते हैं और एक एक करके, दो करके, 5 दो, 3 4 करके वो आप बेचना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन आपके पास ऑर्डर आ जाता है, आप उसको पोस्ट के जरिए से भेज देते हैं। तो ये तो एक मिसाल है बिजनेस की, और कई मिसालें हैं जो बिजनेस की जा सकती हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आप उसको सेल करते हैं। आप भी तो बिजनेस करते हैं ना? आई थिंक देखिए मैं आमतौर पे ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर करता हूँ, शेयर मार्केट के अंदर करता हूँ। और उसका क्या तरीका कार होता है कि मतलब आप ट्रेडिंग करते हो, यानी कि तिजारत कहते हैं ना इसको, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग में अब उसमें फर्क ये होता है कि डिटेल में जाना पड़ेगा थोड़ी सी कि आपके पास एक मिसाल के तौर पे PSX में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके शेयर हैं, हर शेयर की एक कीमत होती है। ठीक है। जिस तरह OGDCL है। ओके। अब OGDCL के शेयर की एक कीमत है, एक शेयर की मिसाल के तौर पे आज वो 150 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो 150 रुपए के मैं कहता हूँ कि जी मेरे 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसको शेयर को सेल कर देता हूँ, तो वो मुझे 500 शेयर के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिंग मार्केट के अंदर लॉस भी हो जाता है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट नीचे चली जाती है, शेयर नीचे चला जाता है तो उसका लॉस हो जाता है। तो ये आपको बिजनेस सेंस होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी जो
सिक्स सेंस होती है और आपकी एक्सपर्टीज होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये फैसला करते हैं कि क्या आपने खरीदना है और क्या बेचना है। तो इसके मुताबिक आप जजमेंट इस्तेमाल करते हुए मार्केट को देखते हुए फैसला करते हैं कि आज आपने कुछ बेचना है या आज आपने कुछ खरीदना है। ये तो एक चीज़ है। इस तरह के और भी ऑप्शन हो सकते हैं। एक और सवाल आया था जो इसी के दरम्यान में आपने पूछा कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ पैसे मांगती हैं। बिल्कुल। कुछ वेबसाइट्स आपसे ये रिक्वायर भी करती हैं कि आप जब काम कर रहे हों तो आप उनको एक सर्टन शेयर अपनी अर्निंग का उनको भी पे करें। कुछ वेबसाइट्स आपको ये कहती हैं, जैसे आपने ये सुना होगा कि InDrive और इस तरह की मुख्तलिफ राइड हेलिंग सर्विसेज चल रही हैं। अब इसमें भी यही हो रहा है कि ये भी एक किस्म की, एक लिहाज से ऑनलाइन किस्म की जॉब ही है कि एक गाड़ी जिस बंदे के पास है वो जाता है, InDrive के साथ रजिस्टर होता है और अगर वो 500 रुपए की एक राइड उठाता है तो उसके अंदर से 50 रुपया वो InDrive को पे करता है, जस्ट बिकॉज कि उसका अकाउंट उस पर क्रिएटेड है। InDrive के जो ऐप है उस पर अकाउंट क्रिएटेड है और उस ऐप से वो अर्निंग कर रहा है। तो ऐप पे अकाउंट मेंटेन रखने के लिए उसके पीछे बैक एंड पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए InDrive जो होता है, वो जो ड्राइवर्स होते हैं या गाड़ी के ऑनर्स होते हैं, जो भी उनके साथ आते हैं आके उनकी ऐप को ज्वाइन कर। जी अच्छा, उसमें जी अच्छा, उसमें अब आमतौर पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स के साथ, जब आप कनेक्ट करते हैं तो बहुत आसान होता है समटाइम्स टू गेट कैरीड अवे और उसमें जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी दे दें, पैसे भी दे दें। और ख़ास तौर से इस तरह की वेबसाइट के लिए आप 5 मेंबर बनाएं तो आपको ये मिलेगा, 10 मेंबर बनाएंगे तो ये होगा और 10 मेंबर के साथ और ये होगा। इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं वो स्कीम्स आती हैं, पहले आती थी आपके फिजिकल वर्ल्ड में, आजकल आती हैं ऑनलाइन में। ये यूजुअली मतलब इसमें मुझे तो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और मैं तो यही समझता हूँ कि आमतौर पे ये फेक ही हुआ करती हैं। ठीक है, तो इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कंटेंट राइटिंग की आपको कहीं पे कोई जॉब मिल रही है, आप ये कह रहे हैं कि जी आप हमें आर्टिकल लिख के देंगे, आप लिखने की मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स हो सकती हैं, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग की मुख्तलिफ जॉब्स हो सकती हैं, वो की जा सकती हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि जो आपको कहेंगे जी आप मेंबर बनाएंगे तो हम आपको अर्न करने के लिए पे करेंगे। अच्छा शबीर, हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल है, हम जल्दी आगे चलते हैं। एक हमें सिंध से क्वेश्चन आया है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि सिंध बहुत बड़ा है और यहाँ पे फीमेल चैलेंजेस को लेके बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं। मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे जो इंटीरियर सिंध में जो है ना, फीमेल के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, उनके को है कि लिमिट एक्सेस उनको दी जाती है एजुकेशन को लेके। ठीक है, उनके हेल्थ की मसलों को इतना ज्यादा अहमियत दी जाती, हेल्थ सर्विसेज उनको इतनी अच्छी नहीं दी जाती। ठीक है, उन्होंने कहा डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ किया जाता है इंटीरियर सिंध में। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनको नहीं मिली थी। ठीक है, इवन हमारे इंटीरियर सिंध में जो है वाटर का भी बहुत ज्यादा मसला है कि वहाँ पे पानी साफ नहीं मिलता। ठीक है, इसके अलावा ये है कि एजुकेशन के इंटीरियर सिंध में तो कुछ मतलब आपको मिल जाती है, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको हम कवर करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं वायलेंस, जेंडर वायलेंस भी इसमें मसाइल हैं। तो ऐसे वो कहते हैं सोशल और कल्चर बैरियर्स भी हैं। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस भी है और इसके अलावा क्या है कि मतलब हम डिसेबल लोगों को जो है या वुमेन के हिसाब से स्पेशली कि उनको घर में बिल्कुल कैद किया जाता है। ये इंटीरियर सिंध की बात वो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा किस जगह पे जाया जाए या आवाज उठाई जाए कि सिंध तो बहुत बड़ा है, कराची और हैदराबाद तक तो बहुत सारी चीजों में एक्सेसिबिलिटीज मिल चुकी हैं, लेकिन ये जो बाकी सारा इलाका है ये सब सफर कर रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? कौन सी पॉलिसी ऐसी बनी हुई है? देखें, पॉलिसी अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से पूछना चाहती हैं तो जो सबसे बेहतरीन पॉलिसी है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डिसेबिलिटी राइट्स लॉ है, जो गालिबन 2018 या 2019 में पास हुआ था। सिंध गवर्नमेंट का अपना लॉ है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। जितनी भी आपने बातें की हैं, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, ये सारी की सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो उसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। और इस लॉ के अंदर भी यकीनन वंस अगेन यही जो इसकी जो राइट्स हैं उनको दोबारा से रिपीट भी किया गया है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि इसके लिए इंटीरियर सिंध वाले कहाँ पे जाके आवाज उठाएं
या किसके पास ऐसा जाएं कि यहाँ पे इंटीरियर सिंध की तरफ भी गवर्नमेंट जो है वो फोकस करे और इन मसाइल का हल निकाले? अब इसमें एक तो इस तरह के चैनल्स हैं जो यूट्यूब चैनल, जिस तरीके से अब आपने राबेल ने बना लिया, इस तरीके से और जो चैनल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स तक आवाज़ पहुंचाई जा सकती है, एक जरिया ये हो सकता है। और बाकी दूसरा आपने जरिया पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल भी तो कहा ना? पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर भी बिल्कुल आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 1122 अगर किसी इंडिविजुअल के साथ इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो उसको कंप्लेंट कर सकता है। गालिबन मैं आई स्टैंड रेडी टू बी करेक्टेड कि 1122 सर्विसेज जो हैं क्या वो सिंध में चल रही हैं या नहीं चल रही, क्योंकि मुझे पंजाब की हद तक तो मेरे नॉलेज में है कि वो चल रही हैं, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर ये है कि मैं अपनी कम इल्मी एक्नॉलेज कर लूँ। अच्छा, इसके अलावा शबीर, हमारे पास एक्टाबाद से एक क्वेश्चन आया है कि जो बच्चे सोशल साइंस जो हैं वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और उनके बहुत सारे स्किल्स ऐसे होते हैं जो पॉलिश नहीं होते, ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर वो अच्छी राइटिंग करना चाह रहे हैं, उनका कंटेंट तो बहुत है लिखने के लिए, लेकिन वो लिख नहीं पाते क्योंकि उनको एक लिखने की समझ नहीं आ रही थी, उनके कुछ मिस्टेक्स होते हैं, कुछ स्पेलिंग एरर होते हैं। आप चूंकि एक पॉलिसी मेकर भी हैं तो आप के साथ भी कोई ना मतलब इश्यूज रहते होंगे, या आप कोई ऐसा कोई तरीका कार बता दें कि अगर कोई भी स्टूडेंट या सोशल साइंस या मीडिया साइंस या आईआर वगैरह कर रहे हैं तो वो अगर कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से परफेक्ट तरीके से उसको लिख के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा जी, ये मैं इस सवाल को एक और तरीके से लेता हूँ जी, और आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन यहाँ पे ना आमतौर पे ये सवाल जो जब लोग मुझे पर्सनल कॉल करते हैं कुछ दोस्त, तो वो किसी और तरीके से करते हैं, तो मैं अगर ब्लंटली आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस तरीके से इस सवाल को पुट करता हूँ कि आसान तरीका क्या है किसी चीज को कंटेंट राइटिंग करने का, अपनी चीजों को एनहांस करने का, स्किल्स को एनहांस करने का। तो मेरे भाइयों और बहनों जो भी सुन रहा है, देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग। अच्छा, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग। अगर आप मुझे मेरे से अगर ये पूछें कि शॉर्टकट क्या है, तरीकाकार मैं ये तो बता सकता हूँ। देखें यूट्यूब के सारे और हम समेत ये सोच रहे थे कि आप कहेंगे कि यस इस ऐप पे चले जाएं और फौरन से ये गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाएं और फौरन से आपका लिखा जाएगा। हम तो ये सोच रहे थे कि आप हमें ऐसा आंसर देंगे। देखिए, मैं आपको इस तरह के आंसर देने उसका ये हल नहीं है। आपने मुझे इसके लिए बुलाया नहीं है कि आप मेरे से इस तरह की चीजें सुने, आप मेरे से रियलिटी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, रियलिटी यही है। मैं आपको मिसाल दूं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, मुझे कुछ दिन पहले एक दोस्त की कॉल आई और इसी तरीके से मेरे से पूछा, उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ मसला ये है, मैं राइटिंग इंप्रूव करना चाहता हूँ, रिसर्च इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे इंप्रूव करूँ। और अभी तो मैं, अब वो दोस्त जो थे वो एमफिल कर रहे थे, ठीक है, और एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रहे थे, तो कह रहे थे आपने भी क्योंकि पीएचडी की हुई है, तो मेरा पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, अब मैं दूसरे सेमेस्टर में, मुझे कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आता है। अब मुझे पहले सेमेस्टर में तो मैंने टीचर से इजाजत ले ली थी कि मैं फुटनोट्स ना लगाऊं अपनी असाइनमेंट्स के अंदर, तो वो तो मुझे परमिशन मिल गई थी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मैं ये नहीं चाहता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी उसी तरीके से असाइनमेंट्स जमा कराऊं जैसे बाकी मेरे कोलीग्स जमा करा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए आसान तरीका क्या है? मैंने उनको भी यही जवाब दिया था कि देयर इज नो शॉर्टकट टू लर्निंग, और बेहतर ये होता कि क्योंकि फुटनोट्स को वर्ड के अंदर इंसर्ट करना और उसको एडिट करना, उनको लिखना एक ब्लाइंड बंदे के लिए अपने एंड के ऊपर पॉसिबल है। अब वो दोस्त अगर बजाय इसके कि वो 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स शायद उनको टीचर से फेवर के चक्कर में ज्यादा मिल गए होंगे, वो अगर ये फेवर ना लेते शायद 4 मार्क्स उनको कम मिल जाते ग्रेडिंग में। लेकिन अगर वो ये स्किल हासिल पहले सेमेस्टर में ही कर लेते, सीख लेते कि फुटनोट कैसे इंसर्ट करना है, तो बेहतर ये होता कि उनको मार्क्स या 4 कम मिलते, लेकिन असाइनमेंट्स उनकी अच्छी हो जाती, उनकी रिसर्च स्किल्स ज्यादा इंप्रूव होती हैं। अब उनको नुकसान ये हुआ कि एक सेमेस्टर की जो असाइनमेंट्स उनकी ग्रेड की गई, वो उनको सिंपैथी की बेस के ऊपर या फेवर की बेस के ऊपर मार्क्स तो मिल गए, लेकिन वो स्किल उनके पास नहीं आई। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शायद यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में तो आपको फेवर मिल जाए, लेकिन जब आप मार्केट में आते हैं और खास तौर से इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं और वो किसी टीचिंग से हट के किसी और फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो वहां पे आपको फेवर्स जॉब के सिलसिले में बहुत कम मिलती हैं। अगर, और इसका रेशियो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं 1 to 99 कहूंगा कि अगर आपको एजुकेशन में फेवर्स मिल रही हैं 99%, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिकल फील्ड में आपको 1% फेवर मिलेगी। और उसमें भी आपको, जब आप जाते हैं किसी जगह पे compete करते हैं, तो ये कट थ्रोट कंपटीशन होता है।
लोग यहाँ पे यही होते हैं कि जो बैठे होते हैं नजर रखे हुए होते हैं कि यार जो मेरा कंपेटिटर है उसकी कमजोरी क्या होगी। अब अगर किसी की कमजोरी फुटनोट लगाना कमजोरी है, लगाना ना आना एक कमजोरी है, बिल्कुल। तो वो तो नजर लगा के बैठा हुआ होगा, दांत तेज करके बैठा होगा। अच्छा, जैसे ही उसको पता चलेगा वो फलां जगह पे जाके कह देगा किसी XYZ जगह पे कि जी इसको तो फुटनोट लगाना ही नहीं आता, ये कैसा रिसर्चर है। जबरदस्त। देखें तो आपको रियल लाइफ में जो वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि उस्ताद और जिंदगी में फर्क यही है कि उस्ताद पढ़ा के इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेके आपको सबक देती है। बिल्कुल। और देखें शबीर साहब ये बता रहे हैं कि अगर आप PhD डॉक्टर्स हैं तो उनकी एफर्ट बीच में शामिल है, वरना हर कोई डॉक्टर होता है। और कितनी अच्छी बात है अगर हम उर्दू भी बोल रहे हैं तो हमें उसके टेंसेस आते हैं, ग्रामर आती है, तो अगर अपने टेंसेस और ग्रामर पे काम कर लें तो मेरा नहीं ख्याल आपको शॉर्टकट रास्तों की जरूरत पड़ती है। अच्छा शबीर, बहुत जल्दी जल्दी मैं चलूंगी, कुछ और 3-4 क्वेश्चन हैं। ये हमें कश्मीर से एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने ये कहा है कि आप बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन, आपने गवर्नमेंट जगहों पे पढ़ा है, ब्लाइंड लोगों के साथ भी पढ़ा है, जब आप साइटेड लोगों के साथ आपने काम किया है या आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो आपने उनको कैसे कॉप अप किया? क्योंकि इनका ये कहना है कि चूंकि ये खुद ब्लाइंड है, इनका ताल्लुक कश्मीर से है और इन्होंने जब साइटेड जगह पे काम किया तो मतलब लोगों ने इनका काफी मजाक उड़ाया, डिसेबिलिटीज को इनको वैल्यू नहीं दी, तो ये बड़े डिसार्ड हो गए, उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने इन चीजों को कैसे कॉप अप किया? अच्छा, ये जो है ना माशरा आपके साथ मुख्तलिफ तरीकों से डील करता है और हैंडल करता है, तो ये मेरे ख्याल से इससे डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। और एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपके लिए हर दिन एक जंग है मेरे ख्याल से, और वो जंग अपने साथ ज्यादा है, बाकी लोगों के साथ कम है। बाकी लोगों ने तो एक रिमार्क्स पास करना है और गुजर जाना है, शायद वो इस बात की केयर भी ना कर रहा हो कि आपको उस रिमार्क से कितनी आप हर्ट हुए हैं या आप कितने ज़्यादा आपको उस बात से तकलीफ हुई है या आप कितने ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं। उसके लिए वो एक रिमार्क्स है, हो सकता है कि वो एक जोक हो, लेकिन आप फिर अपने साथ जंग में शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के रिमार्क्स को मैं तो अगर कोई करता है तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ, और अगर कोई जवाब देने की भी ज़रूरत हो तो मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान से बाहर काफ़ी सारी जगहों पे फेलोशिप्स मिले और जाने का मौका मिला। तो फेलोशिप जब यहाँ से यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर रहे हो तो आपके इर्द गिर्द लोग भी होते हैं। तो किसी कोलीग ने एक रिमार्क्स पास किया कि वो तो जी ब्लाइंड है तो सिंपैथी की वजह से फेलोशिप मिल जाता है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब मैंने सुना ये रिमार्क तो मैंने भी किसी जगह पे इसी तरीके से रिमार्क्स पास कर दिए कि हाँ भाई, लोग तो ये समझते हैं कि सिंपैथी की वजह से फेलोशिप मिल जाते हैं, तो आई डेयर पीपल के वो भी अपनी आंखें निकलवा लें और उसके बाद आएँ और आके फेलोशिप मेरे साथ मुकाबले में आके ले लें। तो समटाइम्स आपको इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं, समटाइम्स आपको टोटली इग्नोर कर देना पड़ता है इस चीज़ को। अच्छा जी, इन्होंने एक और सवाल इनका है कि जी मेरे साथ बहुत बुरा वहाँ पे सलूक किया गया कि मुझे, मैं चूँकि मतलब मैंने MPhil भी किया हुआ है, लेकिन सम टाइम पे मुझे हार्ड डॉक्यूमेंट दे के कहा गया कि जाएं जी इस डॉक्यूमेंट को पूरा करके आएँ। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हम खैर जानते हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिसको हम कवर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे सिग्नल की भी इश्यूज ना हो और ऐसा कुछ ना हो, तो हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट मिले होंगे और आपके साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ होगा, तो आपने इस चीज़ को कैसे कॉप अप किया? देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है कि समटाइम ऑफिस एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हैं बिल्कुल तो आपको मुख्तलिफ किस्म के बॉसेस मिलते हैं जी। कुछ आपको अकोमोडेट कर रहे होते हैं, कुछ अकोमोडेट नहीं कर रहे होते, तो उसमें आपको एज अ प्रोफेशनल मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। मैं खुद हार्ड फार्म में काम करता रहा हूँ, और यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको हार्ड फार्म में ही करनी होती है। आल्तो के काफ़ी सारी चीज़ें कंप्यूटर पर होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी आपको हार्ड फार्म में करनी पड़ती हैं। तो शायद मैं इस हवाले से लकी हूँ कि मेरे साथ ह्यूमन असिस्टेंस वगैरह कहीं ना कहीं से मिल जाती है, या अगर मुझे कहीं पे ह्यूमन असिस्टेंस चाहिए होती है तो कुछ इस तरीके से कुछ वाक़यात शेप अप होते हैं कि जब मैं किसी से जाके कोई सपोर्ट ले रहा होता हूँ तो उनको किसी और मामले में मेरी सपोर्ट चाहिए होती है। ओके, यानी कि गिव एंड टेक चलता है ऑफिस में, यकीनन गिव एंड टेक चलता है कि आपकी अब मैं ग्राफिक्स के ऊपर काम नहीं करता, आमतौर पे तस्वीरों के साथ, पिक्चर्स के साथ, और वो नेचुरल है कि अगर आपने कोई चीज़ किसी जगह पे पिक्चर प्लेसमेंट करनी है उसकी, तो वो थोड़ा सा देखने का काम होता है, एस्थेटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो नेचुरली एज अ विजुअली इम्पेयर्ड चैलेंज आ जाता है उसके अंदर। तो उसके अगेंस्ट जो मेरी कंटेंट राइटिंग है, जो मेरी ड्राफ्टिंग है, जो टेक्स्ट के ऊपर ग्रिप होती है, कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ों को देखना है वो बहुत स्ट्रांग है।
तो अगर मुझे किसी से ग्राफिक्स के ऊपर मदद लेनी है तो वो उसको भी पता है कि आज ये मेरे पास ग्राफिक्स पे मदद लेने के लिए आया है, तो कल हो सकता है मुझे आइडियाज के ऊपर इससे मदद लेने के लिए जाना पड़े। तो इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस के एनवायरनमेंट में जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो यकीनन प्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिलेट्स टू प्रेजेंटेशन, पिक्चर वगैरह जो होती हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, लेकिन जो आपका आइडिया होता है दैट रिलेट्स टू योर कॉन्सेप्ट। तो किसी जगह पे आमतौर पे ये चीजें आ जाती हैं कि आपके ना आइडिया पिक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो गिव एंड टेक, वो जो आपने बात की, ये ऑफिस में चलता है और इससे हमें मेरे ख्याल से हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इसको अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारी जा सकती है। अच्छा, वेल शबीर, 7-8 क्वेश्चन है जिनको मैंने एक ही तरह से मर्ज किया है। ये कराची से आया है, ओकारा से आया है, सियालकोट से आया है और हमारे मतलब इधर बलोचिस्तान साइड से आया है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट ये कहा है कि हम लोग जो हैं, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी पे तो हमारी ग्रिप नहीं है, ठीक है, लेकिन हम हाफिज कुरान हैं, हम कारिया हैं या हम कुरान के पढ़ाते हैं, तो हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन बता दें या कुछ ऐसा बता दें कि क्या या तो हमें सीखना चाहिए या हम ऑनलाइन जो है बाहर के मुल्कों में जो है लोगों को कुरान पढ़ा सकें और अपने घर का खर्चा चला सकें। बिल्कुल अच्छी बात है जी। इसमें मुख्तलिफ किस्म की ऑनलाइन अकेडमीज भी हैं जिनके पास, देखें, आपको अगर खुद जाके अगर किसी एक हाफिज को या हाफिजा को जाना हो और जाके ऑनलाइन पढ़ाना हो, स्टूडेंट्स, लेकिन पढ़ाने के लिए शर्त यह है ना कि स्टूडेंट भी हो पढ़ने वाला। बिल्कुल। और वो तो लोग स्काइप पे भी पढ़ाते रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी लोग पढ़ाते हैं जी। बिल्कुल। प्लेटफॉर्म तो कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास जूम या टीम उस तरह की हाई लेवल सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करें मीटिंग के लिए, तो उन्हीं पे ही आपने पढ़ाना है। पॉइंट ये है कि आपको स्टूडेंट तक एक्सेस कैसे हो। उसका आसान तरीका ये है कि आप ऑनलाइन कुरान अकेडमी सर्च करें और उनमें से किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लें। उसका फायदा ये हो सकता है, और वो कई किस्म की अकेडमीज हैं यहाँ पे ऑनलाइन चल रही हैं आजकल, वो आपसे कुछ शेयर तो लेंगे, चार्ज तो करेंगे। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि जी अगर आप 10,000 ले रहे हैं तो हो सकता है वो कहें कि जी आप 10% हमें दें, 10,000 में से 1,000 आप हमें दें। तो इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन उसका फायदा आपको ये होगा कि स्टूडेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आसान तरीका अगर आप मेरे से पूछे तो मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन कुरान अकेडमीज या इस तरह की ऑनलाइन दर्स अकेडमी, इस तरह की चीज को सर्च करें और उनके साथ एफिलिएट हो जाएं, उनको बताएं आपको आप हाफिज हैं, हाफिजा हैं, और आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें। अच्छा जी, एक और सवाल है कि कोई ऐसी पॉलिसी भी है कि जब हम लोग डिसेबल लोग कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, वो हमें बुला तो लेते हैं, इंटरव्यू भी कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, बीइंग अ विजुअली चैलेंज, आपको हम नहीं दे पा रहे। हम तुमको कहते हैं मोबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग करें, सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ऐसी कोई पॉलिसी भी है कि जिसपे हम वो बात करें कि हमें मेन स्ट्रीम में चांस नहीं दिया जा रहा। अब ये जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा कोटा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी कोटा है, ठीक है। जो आईसीटी राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2020 का, उसके अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि एक कंपनी जो सर्टन लेवल से ज्यादा जिसके एम्प्लॉइज होंगे वो बाउंड है कि कोटे को इम्प्लीमेंट करे, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा है। और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करती तो देन उस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में कुछ सर्टन अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है, पे करना होता है कि उस अमाउंट का जो खर्च है, इस्तेमाल यही बताया गया है कि उसके जरिए से पर्सन विद डिसेबिलिटीज की रिहेबिलिटेशन के लिए काम किए जाएंगे। और वो काउंसिल है, पूरा एक मैकेनिज्म उसके एक्ट के अंदर दिया गया है। वो कितना अच्छा है कितना बुरा है उसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन मैकेनिज्म एक जरूर मौजूद है। अब हमारे यहाँ थोड़ा सा एक इशू ये आ जाता है कि पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। लॉ मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली सही तरीके से नहीं हो पा रही। और इस पे दोस्त जो हैं सिटी पाकिस्तान, ये जो सिटीजन पोर्टल है, इसको एक्टिवेट करें अगर, और मुख्तलिफ कंपनीज को लेके अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाएं कि जी यहाँ पे मैंने गया, जॉब किया, अप्लाई किया, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोटा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो तो उसको अवेल किया जा सकता है। और ये एक शायद किसी जगह पे कोई बात आज नहीं तो आज से 2 साल, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है, ये बड़ा लेबोरियस, टाइम टेकिंग और टायरिंग प्रोसेस होता है। ये एक दिन में आपको क्विक फिक्स नहीं देता। फिर भी आपस कोई सवाल है? जिस नाम से एक सवाल है, भाई इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं कि क्या ये रिसर्च एरियाज को चूज करने में और राइटर्स जनरेट करने में हम सजेस्ट करें? रिसर्च एरिया को चूज करने में दूसरा सवाल क्या है इनका? राइटर्स, यानी अगर कोई आर्टिकल लिखना चाहती है, कोई राइटर जनरेट करना चाहती है, तो उसके लिए क्या सजेशन?
हम जब पढ़ते थे ना, एमए इंग्लिश कर रहे थे, हम्म, तो हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, डॉक्टर सफ़ीर अवान। हम्म, वो कहते थे कि आप एमए इंग्लिश तो कर जाएंगे, लेकिन आप इंग्लिश के मास्टर्स उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक कि आपको ख्वाब भी इंग्लिश में ना आए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल और सही है। एक वक्त यकीनन आ गया था कि जब ख्वाब में भी इंग्लिश होती थी, हम लेकिन मुंह उस टेढ़े इंग्लिश टेढ़े में करके नहीं, और बोल इंग्लिश रहे में थे। वो इंग्लिश में भी मास्टर साहब जो होते थे वो क्लास ले रहे होते थे। तो ये तो खैर लाइटर नोट पे था, लेकिन अच्छा लिखने के लिए ना अच्छा पढ़ना चाहिए। हम्म, जो अच्छे राइटर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनको पढ़ें, और उनको पढ़ने के बाद अच्छी रीडिंग्स करें, अच्छी जर्नल आर्टिकल्स पढ़ें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ें, ओपिनियन पेजेस पढ़ें, ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो। और जब आप लैंग्वेज लर्निंग की किसी क्लास में जाते हैं तो वो आपको यही कहते हैं कि अगर आपने अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो रीडिंग इंप्रूव करें, और अगर आपने स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है तो लिसनिंग इंप्रूव करें। जबरदस्त। आपके पास कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? अच्छा जी, मैं सेकंड लास्ट हाँ सॉरी, इसका एक जो सवाल था उसका, मैं रिसर्च एरियाज को कैसे जी पिक जी किया जी जाए। जी अब ये रीडिंग ही है जो दो तरीकों से आप रिसर्च एरियाज को पिक करते हैं। एक, जो एरिया आपको इंटरेस्ट कर रहा है, जिसके अंदर आपको समझ आ रही है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर काम होना चाहिए, और वो कोई भी एरिया हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, वो आईआर में, पावर पॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो रही है, वो कोई भी एरिया हो सकता है। उससे बेहतर ये है कि आप अपनी जो रीडिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उससे गैप्स तलाश करें कि क्या गैप आ रहे हैं इस रिसर्च में। जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे जर्नल आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो वो रिसर्च एरियाज, रिसर्च गैप्स भी हाईलाइट करते हैं। तो उन गैप्स के ऊपर काम किया जा सकता है। अगर आप उनसे इस्तेफादा नहीं करना चाहते, तो जब आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, अपने एरियाज़ को, एरिया के अंदर आपकी स्किल्स बढ़ती चली जाएंगे, तो आपको खुद एरियाज़ के अंदर गैप्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि यार ये गैप ऐसा है जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिख दूँ। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो सबसे पहला सवाल यही था कि जी रिसर्च एरिया क्या हो। तो जब इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने देखा तो सारी दुनिया काम कर रही थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, पाकिस्तान ईरान रिलेशन, पाकिस्तान सऊदी अरब, पाकिस्तान इंडिया। तो मैंने कहा कि यार रूस यूएसएसआर था, उसके बाद उस वक्त तो बहुत कुछ लिखा गया पाकिस्तान यूएसएसआर रिलेशंस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के ऊपर चीज़ें नहीं हैं, और पीएचडी का थीसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब मैंने रिसर्च टॉपिक ले लिया, अप्रूव भी हो गया, तो हमारे एक टीचर ही थे जिन्होंने एक कमेंट पास किया। अब समटाइम्स ये भी होता है कि आपका जो कमेंट्स हैं वो आप कितना उनको केयर कर रहे हैं। तो एक कमेंट ये भी आया कि यार ये तो एमफिल का टॉपिक है, आपने पीएचडी में क्यों उठा दिया है। ओके, बट आई डिड, मतलब, और उसकी मेन इशू यही था कि एक बहुत बड़ा लिटरेचर गैप था कि पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के ऊपर पीएचडी लेवल के ऊपर थीसिस उस वक्त तक नहीं शुरू हुआ था, तो मैंने किया। अभी और लोग भी कर रहे हैं उसके ऊपर काम। ओके, आगे चलें। अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं तो मैं 3-3, 4-4 सवाल इकट्ठे कर करूंगी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैं 3 सवाल इकट्ठे कनेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहली बात ये कि हमें एफए के बाद कौन से किस सब्जेक्ट में बीएस करनी चाहिए कि हमें बाआसानी जॉब मिल सके, सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए। नंबर 2 कि अगर मैं डाटा कलेक्शन में बहुत अच्छी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में बहुत अच्छी हूँ, मैं असाइनमेंट्स बना सकती हूँ, तो असाइनमेंट्स में कहाँ पे, कौन सी वेबसाइट पे जाके बना सकती हूँ। एंड थर्ड, कोई भी ऐसा बंदा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ऑनलाइन काम करने में कौन कौन से उसके पास वो स्किल्स होने चाहिए, और कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बता दें जो सबके लिए ही फ्रूटफुल हो। ये बहुत मुश्किल सवाल है ये आखिरी वाला जो है ना। पहले तो देखें, एफए के बाद, एफए तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट का एक हद तक करियर डिटरमिन हो चुका होता है। बिल्कुल। और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज को आप इंश्योर नहीं कर सकते, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे एफए के बाद कोई कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इस तरह जैसे हो गया मैथमेटिक्स, ये वाले सब्जेक्ट्स, जनरल साइंस, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनमें आप बीएस करते हैं तो अपॉर्चुनिटी रिलेटिवली बढ़ जाती है। इस वजह से कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, हर प्राइमरी स्कूल ने पढ़ने हैं, हर हाई स्कूल ने पढ़ने हैं, हर कॉलेज ने पढ़ाने हैं।
तो जॉब की मार्केट बढ़ गई आपकी, लेकिन दूसरी साइड पे जब जॉब मार्केट बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। तो इसकी डाउन साइड ये होती है। दूसरी तरफ जी मैं ये कहता हूँ जी मैं ये कहता हूँ कि आप काम उस एरिया में करें जॉब अटेन करने के लिए। तो जब ये वाली सिचुएशन हो तो फिर आपको अपनी फील्ड के अंदर नॉर्मल या मीडियोकर रह के आप गुजारा चलाना शायद मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड मेरे सर्कल में, अब हो सकता है कि मेरे सर्कल में इस तरह के लोग हों, लेकिन मैंने जिन लोगों को देखा है एफर्ट करते हुए और जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखी, बेशक वो स्पेशल एजुकेशन में थे, इस्लामिक स्टडीज में थे, हिस्ट्री में थे या इंग्लिश में थे, मैंने दोस्तों को ये जरूर हुआ है कि हो सकता है उनको जॉब लेते हुए 5 साल लगे हों, 6 साल लगे हों, 7 साल लगे हों। मैं लकी था इस हवाले से कि मैं मास्टर्स के विद इन 2-3 मंथ्स जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मेरी जॉब इंश्योर हो गई थी। लेकिन हर दोस्त इस तरह इतना लकी नहीं होता, तो 5 साल 6 साल लोगों को लग जाते हैं। लेकिन आज मैं अगर अपने सर्कल में देखता हूँ, जिन लोगों ने एफर्ट की है, मेहनत की है, उनको जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स, लोगों को अच्छी जॉब्स मिली हैं, लोग आज अच्छी जगहों पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। शर्त मेहनत है। सारे सवाल हो गए आपके इससे रिलेटेड? मेरे ख्याल से अगर और लास्ट एप्लीकेशन बताएं जो सबके लिए इक्वल है, और लास्ट में कि कौन सा ऐसा स्किल होना चाहिए कि जिससे आप ऑनलाइन किसी भी ऐप पे काम कर सकें। एप्लीकेशन तो मैं कोई एक नहीं बता सकूंगा, ठीक है, आई एम सॉरी। अगर कोई है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, और अगर मेरे नॉलेज में कोई इजाफा कर दे तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि ताकि नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में मुझे ये ना कहना पड़े कि मेरे नॉलेज में नहीं है। स्किल के लिए आपको स्क्रीन रीडर, आप अगर मैं एज अ विजुअली इम्पेयर्ड बात करूँगा तो स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी के साथ आपको बेसिक कीबोर्ड इंफॉर्मेशन और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको ये जो जहाज वगैरह के इश्यूज हैं इसके लिए भी आपको कोई साइटेड हेल्प ना हो कि जी अगर आपने जहाज आपका बंद हो गया है या आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करना छोड़ गया, आपने रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर को, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको किसी अपने कोलीग को, अगर आपके पास असिस्टेंस अवेलेबल है फिर तो ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि आपको ये खुद चीज़ें आती हों। तो ओके, सो वेल शबीर, चाय भी आ गई है तो मैं चाहूंगी कि आप साथ चाय भी ले लीजिए। आपसे पहले लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैंने चाय ले ली है, थैंक यू सो मच। अब आप आखिरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन भी जाहिर सी बात है कि लोग, आपको सवालों से अंदाजा हो गया कि लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए, तो लोगों ने बेतहाशा सवाल भेजे। ये लास्ट क्वेश्चन को भी मैं 3-4 सवालों पे ही उसको मर्ज करूंगी। सबसे पहली चीज है कि वो कहते हैं कि आपके नजदीक एक प्रोफेशनल में, यानी कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल में किन किन चीजों का होना जरूरी है? कि मैं व्हाइट चेन उठाना पसंद नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ प्रोफेशनल हम क्या इसको उठाया जाए? और हम 4 मास्टर्स के बाद भी हमें जॉब नहीं मिलती, खैर वो तो आप उसका जवाब दे चुके हैं कि आपको लकीली मिल गई है, लेकिन वो ये पूछते हैं कि बीइंग अ प्रोफेशनल आप में कौन कौन से ऐसे स्किल होने चाहिए कि आप हर लिहाज से इंडिपेंडेंट मूव कर सकें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आपको एज अ बिजनेसमैन, एज अ मतलब रिसर्चर, व्हाटएवर, आपने पूरी दुनिया का भी आपने ट्रैवल किया होगा, तो कौन कौन से मुल्कों में किया है, और ये बताएं कि कभी ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े तो आपने उनको कैसे कॉप अप किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जी। पहली चीज तो ये कि वाइट केन मेरी आइडेंटिटी है, मेरे पास मौजूद होती है, अभी भी मेरा बैग उधर रखा हुआ है, उसके अंदर वाइट केन मौजूद है। अच्छा, बैग में? और देखें, अब इस कमरे में तो मुझे नहीं थी जरूरत ना वाइट केन की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेविगेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि मैं एक बिल्डिंग में, आपकी इस बिल्डिंग में, आल्दो के ये पहला दिन है मेरा, लेकिन अभी भी मैं जहाँ तक गया हूँ वहाँ तक बगैर वाइट केन के जा सकता हूँ। सो वाइट केन जरूरी है जी। अगर इस पे किसी ब्लाइंड को शर्मिंदगी महसूस होती है या फील शायद, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, तो उनको तैयार रहना चाहिए उन चैलेंजेस के साथ फिर डील करने के लिए भी। वाइट केन हमारी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड, एज अ ब्लाइंड पर्सन आइडेंटिटी है। अपनी शनाख्त से छुप के आप जिंदगी को आसान नहीं कर सकते, अपने लिए मुश्किल ही करेंगे। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि प्रोफेशनल के अंदर क्या होना चाहिए, तो एज अ प्रोफेशनल आपको डिटर्मिनेशन सबसे पहले ज़रूरी है। आपकी जो भी प्रोफेशन है उसके ऊपर आपकी कमांड, उसके इल्म के उस बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके अंदर जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर ये तो हर प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन एज अ विजुअली इम्पेयर्ड जब आपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है किसी को भी, तो आपको
अब ज़ाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें डिटरमिनेंट भी होती हैं फेट की तरफ से, तकदीर की तरफ से, और कुछ चीज़ें हम माशरा भी हमारे ऊपर लगा देता है। तो आपको डिटरमिनेंट रहना होता है अपने काम के अंदर, और आप अगर अपने काम के अंदर एक्सेल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको रोक सके। अब आखिरी सवाल ट्रैवल के हवाले से आपने पूछा कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, तो मैं कोई 12-13 ममालिक में जा चुका हूँ, जिसमें, और जैसे मैं कंसीडर करता हूँ कि जिसका मेरे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा है, ये मैंने एंट्री इजाज़त के साथ जो रेलिवेंट स्टेट है उसकी ली थी, तो उसमें मेरे ख्याल से इंडिया है, बांग्लादेश है, और इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना, अमेरिका, रशिया, थाईलैंड, मोरक्को, शायद मैं कोई भूल भी गया हूँ तो मुझे याद नहीं है। टर्की में गया हूँ, लेकिन टर्की को मैं वो कंसिडर, आल्दो कि मैंने 24 घंटे गुजारे हैं टर्की इस्तांबुल में, लेकिन वो इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर थे, तो उसको मैं वैसे तो मैं कतर भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, लेकिन क्योंकि वो एयरपोर्ट पे थे तो उसको मैं ऐसे वो विजिट कंसिडर नहीं करता। और आप अकेले गए? जी, ज्यादातर मैं अकेला था, दरमियान में कुछ विजिट्स के ऊपर साथी भी थे, कुछ दोस्त मिल जाते थे, कुछ ट्रैवलर्स मिल जाते थे। इसके साथ हाँ, इशू क्या फेस करने पड़े, इश्यूज तो कई किस्म के, देखें हर ट्रैवल के अपने इश्यूज होते हैं। एयरलाइंस, जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समटाइम्स आपको खुद विजिलेंट रहना पड़ता है और इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। एक मैं आपको बता दूं इस वक्त, अगर टर्किश एयरलाइन के साथ एक वाकया हुआ था कि मैं इस्तांबुल से कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, और इस्लामाबाद मैंने आना था, तो अब होता ये है कि जब एक फ्लाइट पे आप लैंड करते हैं, और जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, आपको जो असिस्टेंस वाले होते हैं, एयरपोर्ट असिस्टेंस जो भी होती है, एयरलाइन असिस्टेंस, वो आपको क्राफ्ट से कलेक्ट करते हैं, असिस्ट करते हुए आपको लाउंज में ले जाके सीट पे बिठा देते हैं, और कहते हैं कि जी आप जब आपकी बोर्डिंग का टाइम आएगा नेक्स्ट फ्लाइट के ऊपर, तो आपके पास हमारा बंदा आ जाएगा, वो आपको बोर्ड करवा देगा। ठीक है। अब ये सिस्टम बड़ा इनका मैकेनाइज्ड सिस्टम और बड़ा एफिशिएंट सिस्टम होता है, आमतौर पे इस तरह होता नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर कि हाउ इट हैपेंड विद मी एट द इस्तांबुल एयरपोर्ट, कि मेरी इस्लामाबाद के लिए जो फ्लाइट है अब उसकी कॉल्स होना शुरू हो गई हैं, मैं लाउंज में बैठा हूँ और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल फॉर बोर्डिंग आ रही है। आमतौर पे होता ये है कि बोर्डिंग से पहले जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं या व्हील चेयर यूजर्स होते हैं, उनको पहले बिठा देते हैं इकोनॉमी क्लास में। बिजनेस में होता है कि वो चॉइस होती है। तो अब वो पहले भी नहीं आए, बोर्डिंग शुरू हो गई, बोर्डिंग क्लोज का लास्ट कॉल आ गई, लास्ट कॉल के बाद भी 5 मिनट गुजर गए, तो अब वो गेट क्लोज होने का टाइम आ गया सारी कॉल, तो मैं शबीर साहब उधर बैठे हुए हैं। अच्छा। तो मैंने वाइट कैन ली और मैं जाके उस पे काउंटर पे गया, तो काउंटर पे जाके मैंने उनको कहा कि जी मैं आई हैड अ फ्लाइट, तो वो कहते हैं कि जी विच फ्लाइट, मैंने कहा जी टू ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद एंड आई नीडेड असिस्टेंस, द असिस्टेंट डिडंट केम। तो वहाँ पे वो जो वहाँ पे काउंटर पे देयर वाज अ गर्ल सिटिंग देयर, उसने कोई बात की आपस में एक दूसरे के साथ, और उनकी जो ना मुझे लगा कि वो हंस रही है। अब वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपस में बात करके किया जो कुछ भी किया, बट आई थॉट कि वो इस बात के ऊपर हंस रही है कि जी हम तो पैसेंजर छोड़ के जा रहे थे। अच्छा। ये कैसे हो गया। और मैं आई गॉट फ्यूरियस देयर, तो मैंने सम चॉइस वर्ड्स मेरे ख्याल से इस्तेमाल किए पब्लिक प्लेस पे। इस प्लेस पे इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है, बट आई गॉट रियली एंग्री, और मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि आप एक तो मेरी फ्लाइट मिस कर रहे हैं और दूसरा आप जो है ना मुझे छोड़ के जा रहे हैं, और इस तरीके से ऊपर से देन यू आर लाफिंग एट मी। तो जब मैंने ये बात की तो ऊपर से और उनके जो ना वो एयरपोर्ट का और भी स्टाफ आ गया, और फिर 1-2 पैसेंजर्स भी आ गए, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो पैसेंजर जो हैं, मतलब उन्होंने मेरे बारे में कहा कि ही इज वेरी राइट, कि फर्स्ट दे वर अबाउट टू लीव हिम एट द एयरपोर्ट एंड देन शी स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, तो हाउ रिडिकुलस। तो ये वाकया हुआ, लेकिन उसमें बाद में अगर वो अपॉलॉजी किया उन्होंने, उनके स्टीवर्ड की उनके जो होते हैं वो मेरे पास आया, कैप्टन आया इवन जो क्राफ्ट का था, जब मैं सीट पे जाके बैठ गया तो कैप्टन भी आया मेरे पास अपॉलॉजी करने के लिए कि जी वो ये अपॉलोजाइज, हम इस तरीके से इंटेंशन नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बट इट वाज एन इंसिडेंट जो कि याददाश्त में रह जाता है कि इशू था और उसको सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन शबीर एक लाइटर नोट पे कि अगर मतलब एक आपने तो वहाँ पे एक एक्टिवली रिस्पॉन्स किया और आप चले गए, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मतलब ड्राइवर तक भी छोड़ देते हैं कि जी हमें तो कोई लेने नहीं आया तो हम क्या करें। तो अगर ऐसा मतलब आपने उससे क्या लर्न किया, हम हर इंसिडेंट से कुछ लर्न कर रहे होते ना,
तो मतलब आप सुनने वालों को यहाँ क्या कहेंगे कि क्या लर्न किया आपने उस चीज से, उस इंसिडेंट से? देखें, असिस्टेंस तो एक जगह पे है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो हो, लेकिन लर्निंग यही थी कि यू कैन नॉट रिलाई ऑलवेज ऑन असिस्टेंस, यस, ऑन असिस्टेंस और ऑन अदर्स, क्योंकि इट वाज माय फ्लाइट दैट वाज अबाउट टू बी मिस्ड। हो देखें, अगर मेरी फ्लाइट मिस हो जाती तो टर्किश एयरलाइन जो है, पहली बात तो ये है कि वो मिस होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मेरे पास बोर्डिंग पास था, लेकिन अगर फिर भी मिस हो जाती तो मैं लड़ फिर के, क्योंकि एक दफा पहले मैं उनसे लड़ फिर के वहाँ पे होटल अकोमोडेशन ले चुका था, लेकिन मेरा एक दिन जाया हो जाता, नेक्स्ट फ्लाइट मुझे नेक्स्ट डे पे मिलती, तो इट वुड बी मी हु वुड बी पेइंग द प्राइस। तो आप सबसे पहले असिस्टेंस तो है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने लिए विजिलेंट रहना है कि मैं अपना काम जो करना चाह रहा हूँ वो ठीक करूँ, असिस्टेंस के ऊपर रिलाय इस केस में ना करूँ कि वो मेरे लिए काम करेंगे, और उनको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। यानी कि शबीर ये कह रहे हैं कि कभी भी आप ब्लेम एक्सक्यूजेस मत दें और दूसरों के ऊपर ब्लेम बाजी मत करें। आप जा रहे हैं ना, आपको एफिशिएंट होना चाहिए हर मामले में। बाला शबीर, आपके साथ तकरीबन हमें 1 घंटा 15 मिनट गुजर चुके हैं और इतना इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा, हमें बिल्कुल पता नहीं चला कि मतलब इतना टाइम गुजर भी गया है। तो एक तो जनाब ये छोटा सा सोवेनियर, ये स्माइली है आपके लिए, जो आपको हमेशा याद रहेगी कि आपकी वजह से हमारे चेहरों पे स्माइल आई, और जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे भी बड़ी खूबसूरत स्माइल आएगी। तो मैं चाहूंगी कि एंड में कोई मैसेज देना चाहें तो आप जरूर दें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर दिस स्माइली, और इसके लिए यकीनन ये मेरे लिए एक सोवेनियर है जिसको मैं अपने पास ट्रेजर करके रखूँगा। मैसेज यही है आपके देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, और जो मेरे बहन भाई भी सारे बैठे हैं वहाँ पे, कि आप अपने आप में एक दुनिया है। डोंट कंसिडर योर सेल्फ कि आप यहाँ पे कोई किसी जगह पे मतलब फालतू चीज़ है। नो, यू आर इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई यू आर हेयर। अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई चीज़ बगैर वजह के नहीं बनाई है। द पॉइंट इज़ कि हम उस वजह को तलाश कर लें कि हमें अल्लाह ताला ने किस लिए यहाँ पे इस दुनिया में भेजा है, और जो मकसद मुझे समझ आता है दैट इज़ टू सर्व अदर्स। थैंक यू। शबीर अवान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप अपने आप में एक सबसे बेहतरीन ब्रांड होते हैं। आपसे अच्छा ब्रांड कभी भी कोई नहीं होता, और कोई भी डिसेबिलिटी इंसान के जिस्म में नहीं, दिमाग में होते हैं। निकाल के बाहर फेंक दें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, एक खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। तो इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गेस्ट चैनल में। आपको हमारे ये गेस्ट कैसे लगे? आपके तमाम सवालात हमने जितने भी थे हमने सब पढ़ने की कोशिश की। हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको शबीर अवान से गुफ्तगू करके कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कौन से गेस्ट चाहते हैं, हमें ये भी एज सून एज पॉसिबल बताइएगा। इजाजत दीजिए।